नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें, 64% आबादी हुई संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हुई। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। इधर दोस्तों, चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी कि 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गांसू प्रांत की 91% आबादी, हैनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंगहाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले, स्वागत है। जांच एजेंसी ने कहा, अफसर सिर्फ कागज लेने गए थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ट्विटर पर दावा किया कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है। उन्होंने टीम का स्वागत किया। इधर जांच एजेंसी ने छापे की बात से इनकार करते हुए कहा कि हमारे अफसर उनके दफ्तर से कुछ कागज लेने गए थे। सिसोदिया ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि सीबीआई उनके घर पर पहले भी छापा मार चुकी है, उनके गांव भी पहुंच चुकी है। सीबीआई को उनके खिलाफ ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने ईमानदारी से बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित आबकारी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एजेंसी ने सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस केस में सिसोदिया से कई घंटे पूछताछ की थी और उनके आधिकारिक आवास पर छापे भी मारे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं ललित मोदी। इन बीमारियों से है पीड़ित सुष्मिता सेन के भाई राजीव ने सलामती के लिए मांगी दुआ। जी हां दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। चीन सहित दुनिया के अन्य देशों में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, कई बड़े सेलेब्स के कोरोना से संक्रमित होने की खबरें आ चुकी है। इस लिस्ट में अब आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी का नाम भी जुड़ गया है। जी हां दोस्तों, ललित मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी जानकारी बिजनेसमैन ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। यह दूसरी बार है जब ललित मोदी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा वह डीप निमोनिया की भी चपेट में हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से ललित मोदी की तस्वीर सामने आने के बाद हर किसी को बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के रिएक्शन का इंतजार था, लेकिन अब तक अभिनेत्री की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सुष्मिता के भाई राजीव सेन ने जरूर ललित मोदी के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत को लेकर सामने आई बहुत बड़ी जानकारी। टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट के बाद मुंबई के अस्पताल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वह पिछले महीने दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते वक्त भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। अब उन्हें लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पंत के फैंस को इससे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों, 25 साल के पंत कार एक्सीडेंट के बाद मुंबई के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वह साल 2023 में ज्यादातर वक्त क्रिकेट मैदान से दूर ही रहेंगे। इससे टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, इस साल 2 आईसीसी टूर्नामेंट भी होने हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप। इतना ही नहीं, वह आईपीएल में भी नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरबीआई गवर्नर की क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की मांग। शक्तिकांत दास ने कहा, क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं, उनकी वैल्यू सिर्फ एक छलावा है। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी को छलावा बताया। शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है और उनकी वैल्यूज सिर्फ एक छलावा है। शक्तिकांत दास ने एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्रिप्टो पर बैन लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसका सपोर्ट करने वाले इसे एसेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के विकास का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय बैंक ने हाल ही में पायलट मोड में अपना ई-रुपया का केंद्रीय बैंक डिजिटली मुद्राकरण लॉन्च किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि हर एसेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कुछ अंडरलाइंग वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के मामले में कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। तो बिना किसी अंडरलाइंग वैल्यू के कुछ भी चीज जिसका मूल्य पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर है,
100% अटकलों के अलावा और कुछ नहीं है, या इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो यह जुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, लेकिन बोले नोबेल विजेता अमर्त्य सेन। बीजेपी के लिए कही यह बात। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा है। अमर्त्य सेन ने शनिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा है, लेकिन अभी यह बहुत स्थापित नहीं हुआ है कि क्या पश्चिम बंगाल की सीएम में बीजेपी के प्रति जनता की निराशा की ताकतों को खींचने की क्षमता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि यह सोचना भूल होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा तरीके से बीजेपी के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अमर्त्य सेन ने पीटीआई से कहा कि मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि द्रमुद्रक एक महत्वपूर्ण दल है, टीएमसी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी का भी कुछ प्रभाव है, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है यह मुझे नहीं मालूम। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहां पकड़े गए आतंकी वहीं मिले डेड बॉडी के टुकड़े। दिल्ली में इनके घर में मिले थे हैंड ग्रेनेड, खून के भी निशान। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस को भलसवा इलाके की ड्रेन से एक डेड बॉडी के 3 टुकड़े मिले हैं। शुक्रवार शाम इसी इलाके के एक घर से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। पुलिस को इस घर में खून के निशान भी मिले थे, जिसके चलते माना जा रहा था कि यहां किसी की हत्या की गई है। 12 जनवरी को पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के जिन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, वे दोनों भलसवा डेयरी के इसी घर में किराए पर रह रहे थे। इन आतंकवादियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो जानकारी दी, उसके आधार पर पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने घर में किसी का मर्डर किया और उसका वीडियो बनाकर अपने हैंडलर को भेजा। पुलिस को दोनों के मोबाइल से आतंकी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट भी मिला है। 13 जनवरी को दोनों से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई थी, उसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने भलसवा डेयरी इलाके में श्रद्धा कॉलोनी के इस घर में छापेमारी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद का निधन, हार्ट अटैक आया। चलते वक्त तमिलनाडु की सांसद से बोले ज्योति हाउ आर यू और नीचे गिर पड़े। जी हां दोस्तों, पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। संतोष संतोख का कल सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव धालीवाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर दोस्तों राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रविवार तक के लिए रोक दी है। अंतिम संस्कार के बाद फिर शुरू होगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा है कि सुबह चौधरी संतोख सिंह पूरी तरह से ठीक थे, स्टेज पर नारे लगा रहे थे। मैं हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज से नीचे लाया। वे राहुल जी के साथ चले। तमिलनाडु से सांसद ज्योति यहां आई थी, उनसे बात कर रहे थे। चौधरी संतोख सिंह ने कहा ज्योति हाउ आर यू, और इसके ऐसा कहते कहते ही वह गिर गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सडन हार्ट फेलियर हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में आटे के बाद अब दालों ने लगाई लोगों की थाली में आग, बंदरगाह पर फंसे हजारों कंटेनर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई से पूरी तरह प्रभावित लोगों के लिए रसोई का एक और बुनियादी सामान महंगा होना शुरू हो गया है। डोन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुमोदन में देरी के कारण बंदरगाह पर आयातित खेपों की निकासी न होने के कारण दालों की कीमतें बढ़ रही है। कराची होलसेलर्स ग्रोसरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रऊफ इब्राहिम ने कहा कि व्यापारियों ने डॉलर की कमी और बैंकों के कारण पिछले 2 महीने से बंदरगाह पर दालों के 6000 से ज्यादा कंटेनरों की निकासी नहीं होने के खिलाफ गुरुवार को स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, कमोडिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले फैजल अनीस मजीद ने डॉन को बताया कि चना दाल का थोक मूल्य 1 जनवरी 2023 को 180 पाकिस्तानी रुपया और 1 दिसंबर 2022 को 170 पाकिस्तानी रुपया से बढ़कर 205 पाकिस्तानी रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान में एक और तो आटे के लिए महामारी मची हुई है, वहीं अब दाल भी प्रभावित करने लगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे से चयनकर्ताओं ने 2 स्टार खिलाड़ियों को दे दी छुट्टी, टीम में नहीं किया शामिल। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी सीरीज के लिए टीम का सिलेक्शन हो चुका है। भारत के दौरे पर कीवी टीम पहले वनडे और फिर टी20 सीरीज में खेलेगी। दोनों ही फॉर्मेट में 3-3 मुकाबले खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने जो टीम चुनी है उनमें 2 स्टार खिलाड़ियों के नाम शामिल नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ही खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों, शुक्रवार रात न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और
वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा की गई। घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाने वाले पृथ्वी शॉ को T20 टीम में शामिल वापसी का मौका दिया है। वहीं निजी कारणों की वजह से छुट्टी की मांग करने वाले 2 स्टार KL राहुल और अक्षर पटेल को चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर रखा। वनडे और T20 सीरीज की घोषणा करने के साथ खास संदेश में BCCI ने बताया कि दोनों ही खिलाड़ी पारिवारिक कामों में व्यस्त रहने के कारण टीम चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा दोस्तों 2 खिलाड़ियों की टीम में एंट्री हुई है। इनमें पृथ्वी शॉ और मुकेश कुमार प्रमुख हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुरादाबाद में मुस्लिम कारोबारी से मॉब लिंचिंग, जय श्री राम नहीं बोलने पर कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक कारोबारी के साथ मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। दिल्ली के मुरादाबाद आते समय पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ गुंडों ने व्यापारी के साथ लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को बरेली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित व्यापारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पीड़ित व्यापारी आसिम हुसैन का कहना है कि वो पीतल का कारोबार करते हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली गए थे। दिल्ली से वापस लौटते समय वो पद्मावत एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सवार थे। जब ये ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो इनमें कुछ युवक बोगी में आ घुसे और उन्होंने चलती ट्रेन में उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमलावर उनकी दाढ़ी पकड़कर उन्हें चोर बताने लगे और पीटने लगे। आमिर हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने उनसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कपड़े उतारकर उन्हें बुरी तरह बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया था और तब तक पीटते रहे जब तक वह बेहोश न हो गए। उन्होंने कहा कि घटना के समय ट्रेन की बोगी में भीड़ बहुत थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उर्फी जावेद की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी नेता चित्रा वाघ की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अपनी अतरंगी अदाओं की वजह से चर्चा में रहती है। वहीं उनकी अजीबोगरीब ड्रेस को लेकर भी विवाद होते रहते हैं। फिलहाल एक्ट्रेस मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ की शिकायत को लेकर उर्फी जावेद को शनिवार को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी नेता ने पिछले हफ्ते एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी उर्फी के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर अंग प्रदर्शन करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। फौरन कार्यवाही करने की रिक्वेस्ट करते हुए बीजेपी नेता ने यह भी कहा था कि उर्फी का पब्लिक पैलेस पर बॉडी डिस्प्ले सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की प्रमुख MFCG कंपनियों ने बढ़ाए दाम। खुरदरा महंगाई घटने के बीच टूथपेस्ट, साबुन जैसी डेली यूज आइटम्स की कीमतें 2% से 58% बढ़ी। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां दिसंबर में खुरदरा महंगाई घटकर साल भर के निचले स्तर पर आने से आम उपभोक्ताओं को खुशी मिली, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रमुख दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली MFCG कंपनियों ने जनवरी से अपने उत्पादों में 2% से 58% तक बढ़ोतरी करके उनकी जेब पर बोझ फिर बढ़ा दिया है। जनवरी 2022 में 3% से 20% की बढ़ोतरी के बाद MFCG कंपनियों द्वारा साल भर में तीसरी बार यह बड़ी वृद्धि की गई है। इससे पहले मई 2022 में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से MFCG कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, पोमोलिव के अलावा कैडबरी और ओरियो जैसे ब्रांड बनाने वाली कंपनी मोलेडेज इंडिया ने अपने विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ाई है। इन कंपनियों ने कई उत्पादों के वजन में भी कमी कर दी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के डायरेक्टर पूनम शर्मा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में MFCG कंपनियों की ग्रोथ 7 से 9% तक रहेगी और कंपनियां इनपुट लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी संस्थानों पर धंसते जोशीमठ का डेटा जारी करने पर लगी रोक। NDMA ने कहा लोगों में पैदा हो रहा है भ्रम। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक दिन पहले ही रिपोर्ट दी थी कि उत्तराखंड के जोशीमठ में केवल 12 दिनों में 5.4 मिमी का धंसाव देखा गया है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सरकारी संस्थानों को मीडिया के साथ बातचीत करने और सोशल मीडिया पर डेटा साझा करने से रोक दिया। NDMA की ओर से कहा गया है कि संगठनों की डेटा की अपनी व्याख्या भ्रम पैदा कर रही है। NDMA ने अपने पत्र में कहा है कि 12 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे को लेकर प्रकाश डाला गया था। इसमें कहा गया था कि यह देखा गया है कि विभिन्न
सरकारी संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विषय वस्तु से जुड़ा डेटा जारी कर रहे हैं और साथ ही स्थिति की अपनी व्याख्या के साथ मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। यह न केवल प्रभावित निवासियों बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह का डेटा जारी किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों जो लोग वहां पर रहते हैं उनको पता तो होना चाहिए कि जिस जमीन पर वह रह रहे हैं वह जमीन कितने दिनों तक और सुरक्षित है और यह कितने खतरे में जाती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आफ्ताब ने आरी से किए थे श्रद्धा के 35 टुकड़े, ऑटोप्सी में खुलासा। डीएनए जांच में जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स भी श्रद्धा के ही निकले। जी हां दोस्तों, श्रद्धा को मारकर उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने आरी से ही शव के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इससे 10 दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले महीने आई एक और डीएनए जांच में महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस को मिली हड्डियां श्रद्धा की ही निकली। 26 साल की श्रद्धा जिस फ्लैट में आरोपी आफ्ताब के साथ रहती थी, वहां मिले खून के निशान भी श्रद्धा के खून से मैच कर गए हैं। पुलिस ने श्रद्धा के पिता के सैंपल लेकर यह डीएनए जांच कराई थी। इस तरह पुलिस ने 3 अहम जांचों में आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने का दावा किया है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। दोस्तों दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर। सोना 56,462 के नए रिकॉर्ड पर 13 दिन में 1,595 रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी का असर शुक्रवार को घरेलू बाजार में देखा गया। स्थानीय बाजार में शुद्ध सोने का भाव 365 रुपए उछलकर 56,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि अब तक सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे पहले 9 जनवरी को यह 56,259 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। वहीं दोस्तों जेवराती सोने का भाव 334 रुपए उछलकर 51,719 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 9 जनवरी को यह 51,533 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 13 दिन में शुद्ध सोने में 1,595 रुपए और जेवराती सोने में 1,461 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला ने अमेरिका में कारों के दाम घटाए। टॉप सेलर मॉडल YSUV समेत कई कारों की कीमतें 20% तक घटाई। घटती सेल्स को बढ़ाने के लिए किया ऐसा। जी हां दोस्तों, लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक ने शुक्रवार को यूएस में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई वर्जन्स की कीमतें घटा दी है। टेस्ला ने लगातार घटती अपनी गाड़ियों की सेल्स को कंपनी के शेयर में गिरावट के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों को घटाने का यह फैसला किया है। दोस्तों राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में पिछले हफ्ते अपने व्हीकल्स की कीमत में कटौती करने के बाद अब टेस्ला ने अमेरिका के अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कीमतों में कमी कर दी है, जिससे टेस्ला के कुछ मॉडल्स नए फेडरल टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो बायर्स का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों टेस्ला ने अपने टॉप सेलर मॉडल YSUV के कुछ वर्जन्स की कीमतों को भी 20% तक घटा दिया है। यह कटौती मार्च से अवेलेबल होने वाले $7,500 यानी कि 6.09 लाख रुपए के यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट के लिए मॉडल Y के कई वर्जन्स को एलिजिबल बनाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद विधेयक तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती। शिवसेना के 2 फाड़ होने पर बोले संजय रावत। जी हां दोस्तों, एबीपी के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय रावत ने कहा कि शिंदे गुट और बीजेपी को जनता जवाब देगी। विधायक और सांसद तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी चला रहे हैं। मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे गुट के लोग शामिल होंगे के सवाल पर संजय रावत ने कहा कि जो हमसे चले गए वो अब बीजेपी की राजनीति करेंगे। इसके पीछे इरादा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को खत्म करो। ऐसा कभी नहीं होगा। आज भी पार्टी बाला साहेब ठाकरे के नाम से चलती है। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के इस खेल के खिलाफ है। विधायक और सांसद तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती। संजय रावत ने कहा कि पार्टी का आधार कार्यकर्ता होता है। यह लोग जमीनी है, इस कारण बाला साहेब ठाकरे के लोग हमसे नहीं टूटेंगे। बीजेपी ने जो खेल किया है वह नहीं चलेगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से चिराग पासवान, शिवसेना और तमिलनाडु के AIADMK के को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस कैबिनेट विस्तार में राजस्थान, मेघालय सहित 9 राज्य के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन का उम्मीदवार उतारेंगे अखिलेश यादव। जानिए क्या दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज कुमार पांडे की माताजी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने बीजेपी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सपा सरकार द्वारा रायबरेली को दी गई सौगातों को गिनाया और कहा कि सरकार के पास आम लोगों के लिए बजट नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम समेत यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास आम लोगों के लिए बजट नहीं है। जो लोग पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं बस अब यही कहेंगे कि हमने कितनी नौकरियां दी, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कुछ नहीं। वहीं जब उनसे यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आखिरी अंग्रेज वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की खोखली बातें बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का उप कप्तान कौन है। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका वर्तमान वाइस कैप्टन कौन है। अगर आप जानते हैं उनका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपको जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।